अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। फैज़ाबाद धरने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत थी, सिक्योरिटी एजेंसी का इस पर कोई किरदार नहीं था। 3 रुकनी कमीशन ने सियासतदानों और उस वक्त के ओहदेदारों के बयानात की रोशनी में अपनी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है। इंक्वायरी रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट देते हुए कहा गया है कि फैज़ाबाद धरने के पीछे किसी इदारे या फर्द के किसी किरदार का सुराग नहीं मिला। फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म की सरबराही में हुए इजलास की हिदायत पर ही अमल किया गया। इंक्वायरी कमीशन ने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से 7 सवालात किए, जिस पर शहबाज शरीफ ने उन्हें बताया कि TLP पर पाबंदी से मुताल्लिक इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई थी। किसी तंजीम पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में दिए गए सख्त मयार के ताबे थी। पाबंदी वजारत दाखिला अपने मैंडेट के मुताबिक कर सकती थी। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। अंदाजा नहीं था कि फैज़ाबाद पर धरना दे दिया जाएगा। धरने के नतीजे में मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने भी कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि साबिक DGI फैज़ हमीद और 2 अफसरान ने फैज़ाबाद धरने के दौरान मुलाकात करके वजारत से इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को इस मुतालबे से आगाह किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फैज़ हमीद का ख्याल था कि बतौर वज़ीर कानून कुछ अरसा छुट्टी पर चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कमीशन के सामने इंकशाफ किया कि TLP से मुआहदा पहले हुआ और बाद में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को दिखाया गया। DGISI मुआहदे में इसरार करके शामिल हुए। वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर एतराज़ किया तो उन्हें कहा गया कि दस्तखत हो चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि फैज़ाबाद धरना नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिशों में से एक था। इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुआ था, लेकिन लगाकर यहाँ आकर गलती कर दी गई है। अब सवाल यह है कि हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ क्या है? क्या हुकूमत इस रिपोर्ट को तस्लीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी? साबिक DGI फैज़ हमीद के खिलाफ एक फ़ौज के अंदर भी इंक्वायरी का आगाज़ हो चुका है। ज़राए के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर पाक फ़ौज ने मेजर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जनरल फैज़ को क्लीन चिट देना होती तो हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर तहकीकात शुरू ना होती। स्कैंडल से मुतालिक इंक्वायरी एक मेजर जनरल की ये इंक्वायरी साफ शफाफ होगी। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उस वक्त के वज़ीर दिफा भी थे, मेरे साथ हैं, वज़ीर दाखिला थे उस वक्त के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ मौजूद है, साबिक वज़ीर दिफा। खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले तो सर ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है, क्लीन चिट मिली है, इसमें फैज़ हमीद साहब को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को इसमें जिम्मेदार करार दिया गया है। नून लीग तो कहती रही कि इसके पीछे जनरल फैज़ हमीद का हाथ था, और आज भी नून लीग का यही मौक़िफ़ है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि धरने के 2 अहम किरदार जनरल फैज़ और जनरल बाजवा थे। जिस वक्त धरना हुआ सर, आप वज़ीर दिफा थे, आपकी क्या राय है सर इस रिपोर्ट पर? जी देखिए, एक मौका था इस रिपोर्ट में कि मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर अरकान हैं वो जाकर अपने सबूत और शवाहिद के साथ पेश कर देते, लेकिन गालिबन उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो एहतियात से काम लें, और जिसका नतीजा अब हमारे सामने है। इसका बेहतर तरीका तो अब यही है कि वज़ीर आज़म एक पार्लिमानी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाए, जिसमें हम कहते हैं ना, पीनल लायबिलिटी से हटकर एक इम्यूनिटी देकर जो जिम्मेदारान हैं वो आकर अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, क्योंकि मकसद आज भी यही होना चाहिए कि बजाय हम किसी को सजा दें, एक रिकॉर्ड और तारीख की दुरुस्तगी होनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं, पाकिस्तान में इंशाल्लाह जमहूरियत ने आगे जाना है, मुल्क ने आगे जाना है, तो जो सही सबक हम माजी से हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल कर लें। सर ये तो क्लियर कर दीजिए कि जनरल फैज़ ने धरने को अरेंज करवाया या ख़त्म करवाकर हुकूमत को रेस्क्यू किया? जी देखिए, मैं भी इस मामले पर कियास आराई जो है वो नहीं करूँगा। ये ज़रूर है कि उस वक्त की जो हुकूमत थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौरे हुकूमत में, ये ज़रूर हमें एहसास था कि बहरहाल हमें कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है और एक मुहासरा जारी है, जिसका आगाज़ नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन से हुआ था। तो लिहाजा वो एक सेंस है, लेकिन
जो सबूत और शवाहिद जिनके पास मौजूद हैं, जब भी उन्हें अल्लाह ताला मौका दे तो वो सबूत और शवाहिद के साथ बात करेंगे तो हम फिर किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। खुर्रम साहब, आप उस वक्त वजीर दिफा थे सर, आपको कमीशन ने बुलाया, और सर अगर नहीं बुलाया, अगर बुलाया जाता तो आपका क्या मौक़िफ़ होता इस पर? जी, मैं तो बड़ी वजाहत से जो हकीकत है वो कमीशन के सामने रखनी थी कि वजारत दिफा जो है ये जो फैसला था पूरे धरने को टैकल करने का, उसमें किसी वक्त भी वजारत दिफा शामिल नहीं थी। ठीक, सही सही। दस्तगीर साहब, ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद अब ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर नशिस्तें वो हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खाली की हुई हैं। तो क्या समझते हैं सर, ये तमाम नशिस्तें वापस जीतने की पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है? इस वक्त के नवाज शरीफ साहब, जो कि हुकूमत से ख़ुद को अलहदा उन्होंने रखा हुआ है, दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप समझते हैं कि जो वैकेंट सीटें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की छोड़ी हुई हैं वो दोबारा आप लोग हासिल कर लेंगे? जी, मुझे तो बहुत तवक्को है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है अपनी नशिस्तें दोबारा हासिल करेगी और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अवाम ये भी तो देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ऑप्शन की तरफ यही है जो कल हमने सदर ममलिकत के खताब के दौरान देखा कि सिवाय हुल्लड़बाजी के और टांगें और गर्दनें तोड़ देने की धमकियों के और एक दिन मफामत और दूसरे दिन जो है वो बगावत के, तो दूसरी तरफ भी कोई ऐसा पुरकशिश ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसके साथ अवाम जाए। तो मेरी यही तवक्को कि इंशाल्लाह अब जबकि हुकूमतें कायम हो चुकी हैं वफाक में और पंजाब में, कि इंशाल्लाह अवाम का फैसला हमारे हक में दोबारा आएगा। सही। अच्छा खुर्रम साहब, एक तरफ आप ये समझते हैं कि अवाम का जो फैसला होगा वो आपके हक में आएगा, दूसरी तरफ आपके ही पार्टी के बड़े रहनुमा जो हैं, राना सनाउल्लाह हो गए, साद रफीक साहब हो गए, जावेद लतीफ़ साहब हो गए, पार्टी इनको कह रही है, पार्टी इनको ऑफर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ये फैसला कर रहे हैं। आपको सर पार्टी ने ऑफर की थी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए? जी, पार्टी ने जिन ऑफर की थी, लेकिन मैं इसमें फिर क्या सराही कर सकता हूं कि हम सब लोग जो अपने अपने हलकों में, और उन हलकों से बहुत हमारी गहरी उनमें जड़ें हैं, रूट्स हैं, तो हम सब की तो यही ख्वाहिश है कि हम अपने हलकों से ही कामयाब हों जब भी अल्लाह ताला मौका देगा, और हम अपने हलकों तक ही जो है ना अपने आप को उसकी नुमाइंदगी के ख्वाह हैं। तो इसीलिए सबने यही फैसला किया होगा कि बजाय कहीं और जाने के अपने हल्के पर ही रहा जाए, और जब अल्लाह ताला मौका देगा तो दोबारा इंशाल्लाह इंतखाब लड़ेंगे। सही। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा ना बनने का हतमी फैसला उन्होंने कर लिया, हतमी ऐलान भी कर दिया इनफैक्ट, और जो इसकी रीज़न बताते हैं, जो वजह बताते हैं, वो जो पिछला 16 महीने की हुकूमत गुजरी उसमें जो मुश्किलात थे, उसके असरात थे, उसकी वजह से वो हुकूमत का नहीं हिस्सा बनना चाहते। अग्री करते हैं आप उनके इस मौक़िफ़ से? जी, मैं एग्री करता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है जिसके ज़िम्मे तमाम महसूलात को जो है वो हासिल करना है, टैक्स लगाना है, महंगाई कंट्रोल करना है, फॉरेन पॉलिसी को देखना है, डिफेंस पॉलिसी को देखना है, तो ये अब वफाकी हुकूमत वक्त के साथ साथ एक कांटों का ताज बनती जा रही है, जिसके मुकाबले में सूबाई हुकूमतें मैनेज करना, जहां आपको वफाक से जो है वो रेडीमेड महसूलात हासिल हो जाने हैं, और सूबाई हुकूमतों ने सिर्फ जो है वो अपना जो उनको जो वसाइल हैं उनको खर्च करना है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर। तो इस वक्त तो सियासी तौर पे जो सूबाई हुकूमतें हैं वो ज्यादा पुरकशिश ऑप्शन है वफाकी हुकूमत से। वफाकी हुकूमत तो बड़ी एक जिम्मेदारी है, वो इक़्तिदार से ज्यादा इस वक्त जिम्मेदारी बन चुकी है, और इसीलिए जो है वो जमातों यही फैसला कर रही हैं कि अगर उनके पास सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं कि वो उन्हीं को मैनेज करें और उन्हीं को डील करें, और वफाकी हुकूमत से अब एक फासला रखें। सही। अच्छा सर, आपकी अपनी जमात के कुछ सीनियर रहनुमा हैं जिनके जो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब दोबारा पार्टी की सदारत संभालने जा रहे हैं। सर अगर ऐसा हो रहा है तो ये कब तक मुमकिन है, कब तक मुतवक्के है, और क्या पार्टी के अंदर मजीद भी तब्दीलियां लाई जाएंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ज़रूरत क्या पेश आ गई इसकी? जी, इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात की है, और अभी तक पार्टी में बाकायदा तौर पे चूंकि पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की हालिया हफ्तों में कोई मीटिंग नहीं हुई, तो पार्टी में बाकायदा तौर पे इसका कोई
अभी इंदिया नहीं दिया गया, लेकिन तमाम जो कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून के वो इससे खुशाइन समझते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं वो पार्टी की सदारत संभालें, और फिर सदारत संभालने के बाद पार्टी को जो अगला आम इंतखाबात होने, चाहे वो 5 साल के बाद होने, उसके लिए आज से तैयारी शुरू करें, और उसके लिए चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, ताकि पार्टी जो है वो एक, अब तो इलेक्शन एक हो चुका है, उसके नतीजे हमारे सामने हैं, लेकिन अगले इलेक्शन के लिए अभी से उसकी तैयारी और उसके लिए चारों सूबों में मुतहरिक होना वो जरूरी है, और ये काम मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर और कोई कर नहीं सकता। अच्छा, अब सर आपने इरफान सिद्दीकी साहब का तस्करा खुद छेड़ दिया। नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानियां बनाने में इरफान साहब का बड़ा अहम किरदार होता है। वो कह रहे हैं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं थे। सर क्या वाकई ऐसा था? क्योंकि अगर ऐसा था तो आप लोगों की तो जो पूरी की पूरी कैंपेन थी वो पाकिस्तान को नवाज दो के नाम से थी। तो फिर सर इनफैक्ट इलेक्शन से एक रोज पहले तक शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि 2/3 अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। अब नून लीग को अपना बयानिया क्यों बदलना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, जो जहाँ मैंने उनका बयान पढ़ा है, वैसे तो सबसे पहले वही उसकी बेहतर तौजीह दे सकते हैं। उन्हें कहा, उन्हें ये महसूस हुआ कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे। तो महसूसात की अपनी ज़रूर जगह है सियासत में, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने एक ओपिनियन का इजहार किया है। पार्टी में तो बाकायदा तौर पर जो हमें इलेक्शन की मुहिम से पहले और उस दौरान इंडिकेशन यही थी कि मियां नवाज शरीफ ही पार्टी की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। तो लिहाजा हमने तो उसी बुनियाद पर अपनी मुहिम भी, अपनी जो इलेक्शन मुहिम में जो तकारीर थी, पूरा बयानिया था, उसी बुनियाद पर कायम किया गया था। तो अब अगर सिद्दीकी साहब की राय मुख्तलिफ है तो उसकी बेहतर तौजीह वही दे सकते हैं, वही पेश कर सकते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। नैयर बुखारी साहब सीनियर रहनुमा है, जनरल सेक्रेटरी हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो जरदारी साहब ने कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है। सियासी माहौल में बेहतरी के लिए मिलकर चलने की बात जरदारी साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से की गई है। सर काफ़ी अरसे से वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मुमकिन कैसे हो सकेगा? शुक्रिया। गुजारिश है कि जो ब्रॉड लाइंस जो प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में, तो ऑब्वियसली जब पार्लियामानी साल का आगाज़ होता है तो जॉइंट सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और वो उन इश्यूज़ को भी आइडेंटिफाई करते हैं और को ब्रॉड लाइंस देते हैं, ताकि एग्जेक्टिव उन पे अमल दरामद करके पब्लिक को रिलीफ भी मिल सके और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी बेहतर हो सके। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप को समझने की बात है। जो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं और उन्होंने इस्टेब्लिश भी किया इसको, लेकिन और जो पॉलिटिकल लीडर्स उनको समझा कि इस मुल्क को हम क्राइसिस से कैसे निकाल सकते हैं। सही। अच्छा बुखारी साहब, बिलावल साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना बनने का हतमी फैसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। नून लीग के हवाले से भी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खुलकर फैसले नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सर यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने अपना उसूली फैसला कर लिया कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे? देखिए, बारह हम ये बात करते रहे कि ये कोई किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं है। ये फैसला हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बड़े प्रॉस कॉन्स डिस्कस करके ये फैसला किया कि हम हुकूमत साजी में बिल्कुल साथ देंगे, लेकिन हम नून लीग को एक फ्री हैंड देंगे। हम उनको पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे, उनकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। लेजिस्लेशन में भी हम बिल्कुल ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि जो पिछला पीडीएम का जो तजुर्बा था शायद उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं रही, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई प्रेशर कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से नहीं होना चाहिए। लेट हिम टेक द डिसीजन और वो अपने फैसले करें, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि सीईसी का वो फैसला है कि हम कैबिनेट में नहीं जाएंगे, और फैसला तब्दील करने का इख्तियार भी सीईसी को है। सही। सर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आप तमाम लोगों ने मिलकर हुकूमत में शामिल, इनफैक्ट जितनी भी जमातें हैं उन सब ने मिलकर उनको सेनेटर बनवाया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आपने यकीनन सुना होगा। वो कहते हैं कि उनका वजारत दाखिला होना ये हुकूमत की सेहत की ज़मानत है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ऐसे ही लगता है सर? नहीं, कतल नहीं जी। मोहसिन नकवी ये उनके फॉर्मर, मेरा ख्याल है उनका इंटीरियर मिनिस्टर इस किस्म की गुफ्तगू करता है या कुछ उनके करते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी पंजाब में कि हम अपना कोई सेनेटर बना सकते। हमारे पास वो नंबर्स ही नहीं थे। तो कंप्लीट जो मेजॉरिटी है वो तो नून के पास है, या उसके बाद वो जो इंडिपेंडेंट्स बैठे हुए उनके पास है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑब्वियसली वोट तो किसी के पलड़े में डालने ही थे, क्योंकि हमारा कैंडिडेट तो रिक्वायर्ड नंबर जनरल सीट पे इट इज़ ऑलमोस्ट 40+ पे है, और हमारे पास तो हार्डली देयर वर 10-11 MPs। तो इसलिए हम समझते हैं कि नून लीग का उसमें रोल है, और अगर नून मौक़िफ़ है तो उसकी वजाहत वही खुद कर सकते हैं। सर वैसे फैसल वाडा भी आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए हैं और उनको पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है, वोट दिए हैं, इसकी क्या वजह थी सर? देखिए, फैसल वाडा ने ऑलमोस्ट इंक्लाइंड थे, वो प्रेसिडेंट जरदारी से बहुत पहले मिले भी थे, वो एक जमात छोड़ के आगे थे, और पॉलिटिक्स में हर बंदे को ये इख्तियार हासिल है, ये उसकी मंशा है कि जिस जमात में जाए या जिस जमात की सपोर्ट हासिल करे। तो पॉलिटिक्स इज़ दी आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास जो नंबर जो हमने रिक्वायर्ड थे, हमारे 10 सेनेटर बनते थे, और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ वोट्स हमारे पास थे जो एक्सेस में थे, और उन्होंने फिर वो बाकी जमातों से भी हासिल किए। तो फैसल वाडा साहब सेनेटर बन गए, ऑल्दो वो पीपल्स पार्टी में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन अल्टीमेटली में गिव एंड टेक तो ज़रूर होता है। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस पर भी कमेंट कीजिएगा। बुखारी साहब, फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट का कुछ हिस्सा जो है वो मंजर आम पर आया, जिसमें साबिक DGI को क्लीन चिट दी गई है। नून लीग को इस पर एतराज़ है। वज़ीर दिफा सर वो तो आज भी समझते हैं कि सारा किया धरा जो है वो फैज़ हमीद का था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए जी, हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे, और we were not part of that agreement, and that matter was never discussed in the parliament. अगर तो पार्लियामेंट में उस पर डिस्कस होता तो फिर हमारा भी कोई किरदार होता, क्योंकि अपोजिशन में थे, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा था, और लीडर ऑफ अपोजिशन को तो वो बोर्ड ही नहीं लिया गया। तो इट इज़ बिटवीन वो फॉर्मर आईजी चीफ एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। इट इज़ उनको लेट देम एक्सप्लेन देयर पोजीशन। सर कुछ स्पेकुलेशंस हो रही हैं, वो 65 साल उम्र की शर्त ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से भी बातें हो रही हैं। इस बात पे कितनी सदाकत है ऑब्वियसली ये तो अभी नहीं मालूम हो सका है, लेकिन अहम सवाल ये है सर कि अगर हुकूमत ऐसा करती है, इस तरफ जाती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? क्या सपोर्ट करेंगे हुकूमत के इस फैसले पर? मेरा ख्याल है ये मिसकंसेप्शन है। ये इशू डिस्कस मैंने इस पे पहले भी बात की है कि उस पर एतराज़ात करने से पहले उस इशू को पहले समझना चाहिए मीडिया को भी। दे शुड अंडरस्टैंड कि सिविल सर्वेंट्स की जो रिटायरमेंट एज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई, वो सिविल सर्वेंट एक्ट्स में है या सिविल सर्वेंट रूल्स में है। आइन में अगर एज प्रेस्क्राइब्ड है तो वो सिर्फ जजेस की है, वो भी सुपीरियर कोर्ट के जजेस की है। वो हाई कोर्ट के जज की उम्र 62 साल है गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 65 साल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात है ये एक्सटेंशन वाली बात ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आइन अमेंड करने की जरूरत है। जब ऐसी किस्म को प्रपोजल आएगी तो विल रिस्पॉन्ड इन दी पार्लियामेंट, लेकिन पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के पीपल्स पार्टी हट रही है, चाहे वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, इट शुड नॉट बी पर्सन स्पेसिफिक। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये क्या सराइयों पे स्पेकुलेशन पे ये बातें और बहस शुरू हो गई है कि जी वो चीफ जस्टिस की भाई कैसे, जब तक आइन आप अमेंडमेंट नहीं करते तो आप चीफ जस्टिस की टेन्योर कैसे बढ़ा सकते हैं? वो टेन्योर कोई स्पेसिफाइड, इट इज नॉट लिंक विद द इयर्स कि 3 साल हो गई जैसे आर्मी चीफ का है, वो फिक्स्ड है विद द एज कि जिस दिन 65 साल उम्र, आप देख ले चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा महीना सवा महीना वो चीफ जस्टिस रहे हैं, तो रीजन ये था कि उनकी एज 65 साल पूरी हो रही थी। तो इसलिए ये स्पेकुलेट ना करें, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इतनी आसान नहीं होती, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए
थर्ड मेजॉरिटी की जरूरत थी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नैयर बुखारी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाजरीन आगे बढ़ती हूँ। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, क्या ईरान में धमाके हुए, क्या इस्फहान में तबाही हुई है, क्या मशरक़ वुस्ता में किसी बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका है? ये सवालात आज सुबह से ही दुनिया में उस वक्त उठना शुरू हुए जब मगरबी मीडिया पर यह खबर चलना शुरू हुई कि इजराइल ने ईरान को मिसाइल से निशाना बनाया है। मगरबी मीडिया में अमरीकी हुकाम की तरफ से ईरान पर इजराइल के मिसाइल हमलों की खबर सामने आई। फिर ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने सूबे इस्फहान के एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज़ की इत्तलात और परवाज़ें मुअत्तल होने की खबर दी। खबरों की इस हलचल में ईरानी हुक्काम ने किसी भी हमले की तरदीद करते हुए दावा किया कि दिफाई निज़ाम फ़ाल होने से उन्होंने 3 ड्रोन्स मार गिराए। कुछ भी नहीं हुआ। ये बताने के लिए ईरानी सरकारी मीडिया ने इस्फहान में ज़िंदगी मामूल पर होने की वीडियो भी जारी की, जबकि इजराइल ने सरकारी तौर पर इस सूरत हाल पर कोई तबसरा नहीं किया। इस्फहान में ईरानी फ़ज़ाई अड्डे और कई फ़ौजी तंजीबात हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA ने भी तस्दीक की है कि ईरान की जौहरी तंजीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिस तरह ये मुबैना हमला दुनिया भर के लिए एक खबर था, उसी तरह अमेरिका ने भी किसी इसराइली हमले की पेशगी इत्तला से इनकार कर दिया। उधर इतालवी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका ने J7 वज़राए ख़ारजा को बताया कि इसराइल ने ईरान पर हमले के बारे में आखिरी लम्हात में इत्तला दी, जबकि बरतानिया, चीन और मिस्र समेत दुनिया भर के ममालिक ने दोनों ममालिक से पुरसुकून रहने की अपील की है। वाज़ेह है नाज़रीन कि 13 अप्रैल की शब ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 300 ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल फायर किए थे, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया था। हमले में इजरायली दिफाई तंसीबात और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमला 1 अप्रैल को इसराइल के दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले के जवाब में है, जिसमें ईरानी पासदारान इनकलाब के लीडर समेत 12 अफराद शहीद हो गए थे। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में रूस ने भी ईरानी और इजरायली क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं और फिर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई ने बताया कि रूस ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया है कि ईरान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अब तक ईरानी और इसराइली हुकूमतों की जानिब से बाकायदा इस हमले की तस्दीक नहीं हुई है। दूसरी तरफ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल रुकनीत की करारदाद अमरीका ने वेटो कर दी है, लेकिन इस मायूसी में कुछ उम्मीद की किरण यूँ नज़र आई है कि 12 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया है, जबकि अमरीका और इसराइल के साथ हमेशा खड़े रहने वाले ममालिक बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन अफसोस यह है कि जो ममालिक आज आलमी अमन को लाहिक ख़तरे के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो फ़िक्रमंद ममालिक गुज़िश्ता 6 महीने से फ़लस्तीन में जारी इजरायली बर्बरियत के नतीजे में 14,000 बच्चे, 10,000 ख़वातीन, इन समेत 34,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद भी इसराइल को लगाम डालने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा आज बदले के ख़तरनाक इम्कानात को रोकने के लिए आलमी बिरादरी पर जोर दे रही है, वही अक़वाम मुत्तहिदा गुज़िश्ता 6 माह से इसराइली हैवानियत का शिकार होने वाले फ़लस्तीनियों के लिए अपना किरदार अदा करने से क़ासिर है। काश के दुनिया के किसी जंग में जाने से खौफज़दा हो जाने वाले ममालिक का दिल फ़लस्तीन में होने वाले इसराइली जुल्म पर भी कांपे। काश के कोई आगे बढ़कर खूनी दरिंदे इसराइल का भी हाथ रोके। प्रोग्राम में एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद ख़ान साहब। सर, कल सदर साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और उनके तरफ से जो तजवीज़ जो बात सामने आई वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। मुस्तरद कर दिया तहरीक इंसाफ ने उनकी इस तजवीज़ को। सर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, ज़रदारी साहब की जो मुफाहमत की पेशकश है, कोई भी सियासी कारकुन कभी मुफाहमत से इनकार नहीं करता, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हुकूमत, क्योंकि ज़रदारी साहब चूँकि इस वक्त सदर की कुर्सी पे हैं तो ज़ाहिर है वो रियासत को, हुकूमत को सब पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो माहौल तो बनाए। अगर आपने इमरान खान साहब जो इस वक्त मुल्क के सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, उनको आपने जेल में रखा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साबिक वजीर खारजा को आपने गद्दारी के, मुल्क से बेवफाई के इल्जामात हैं। आपने
सदर तहरीक इंसाफ जनाब परवेज राई साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, उनके साथ जो रवैया है, फिर हम सब की, मैं समझता हूँ कि वालदा मोहतरमा की उम्र से ज्यादा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर सर्वाइवर हैं, हार्ट की पेशेंट है, उनके साथ जो रवैया है, जाय चोई साहब के साथ जो खवातीन हैं, हमारी आली हमजा साहिबा हैं, सनम जावेद साहिबा हैं, फॉर्मर गवर्नर चीमा साहब, इस तरह के, और हमारे नौजवानों को रखा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, पार्टी पे जिस तरह से अभी तक कदगने हैं, सिंध में हमारे ऑफिस खुलने की प्रॉपर इजाजत नहीं है, लाहौर जैसे शहर में हमारे ऑफिस नहीं खुल पा रहे। अब अभी आपने ज़िमनी इलेक्शन में दफा 144 लगा दी है, यानी कि अब 2 दिन बाद 21 को जो है वो इलेक्शन हो रहा है, आपने दफा 144 लगा दी है। अगर इलेक्शन से पहले लोगों ने कंपेन नहीं कर, तो इन इमरान खान साहब को बाहर लेके आए, केसेस जो है उन पे केसेस पॉलिटिकल बनाए हुए हैं, और जो मैंडेट की वापसी का कोई रोड मैप तो दें, कोई बात तो प्रॉपर हो, उसके बाद कि आपको रिस्पॉन्स आएगा। ऐसे थोड़ी होता है कि आप जेल में डाल के आप कहीं क्या मुज़ाकरात करते हैं, ये किधर होता है? सही, ठीक। सर आप लोगों ने हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया, लेकिन जो आपका पहला जलसा हुआ वो ही मुतासर कुन नहीं था सर। केपीके के बजाय, जहां हुकूमत है आपकी, उसके बजाय बलूचिस्तान का इंतखाब, ये भी समझ नहीं आया। इसकी भी ज़रा वजह बताइएगा, क्या वजह है सर कि पीटीआई जो कि एक्सपर्ट समझी जाती है जलसों की, एहतजाज की, धरनों की, वो इस बार वो इम्पैक्ट क्रिएट करती हुई नज़र नहीं आ रही है? क्या रीज़न है इसके पीछे सर? देखिए, वो इम्पैक्ट आप पे तो पड़ना नहीं है, जिन पे पड़ रहा है उनको उसकी तकलीफ महसूस हो रही है, तभी तो दफा 144 लगाई है। देखिए, पेशावर में तो हमने रमजान के दिनों में हमने बड़ा जबरदस्त एहतजाज किया, रमजान से पहले जैसा किया, और उसके बाद रमजान के दौरान हमने रोजे की हालत में बहुत बड़ी रैली की, और उसके साथ साथ लाहौर में हमारे वकला निकले, कराची में हमारी तंजीम के लोग निकले, और अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह कराची में हमारा जलसा आने वाला है। लेकिन जहां हम जलसे के ऐलान करते हैं वहां 144 लग जाता है, वहां पाबंदियां लग जाती हैं, वहां पत्नी नए नए किस्म के कानून निकल आते हैं। तो थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड देना, तो फिर पता लग जाएगा आवाम किस तरफ खड़ी है। सही। अच्छा सर, इस वक्त जो फैज़ाबाद धरना कमीशन है उसका बड़ा शोर हुआ है, इस पर तहरीक इंसाफ की क्या राय है? फैज़ हमीद साहब के खिलाफ एक और इंक्वायरी फौज के अंदर भी शुरू हो गई है, क्या कहते हैं? देखिए, वो तो फौज के अंदरूनी मामलात हैं, वो उसको बेहतर समझते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, एक काम हो गया है, 5 साल, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, अरसा ही हो गया मेरे ख्याल में, 7 साल शायद हो गए हैं, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन आपको हमारे मुल्क में ये मसला क्या है? में कोई बीमारी है, कौमी बीमारी है? भुट्टो साहब को इंसाफ दे रहे हैं, 50 साल बाद दे रहे हैं, ये 7 साल बाद हमें कमीशन, या ओ भाई अभी कौम पे डाका पड़ा है, कौम के मैंडेट पे डाका पड़ा है, आईन पे डाका पड़ा है, अवाम ने वोट डाला है, पूरे एक एक घर से ये चोरी हुई है। देखें, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, इतने बड़े प्रोसेस में हम गए हैं, इलेक्शन आपने खुद कवर किया, आप मेरे मर्दान आई थी, और आपने सारा जो है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप ने मुश्किल हालात में कैंपेन को कवर किया। तो ये जो अवाम ने वोट डाला, ये किस लिए डाला है? अगर फॉर्म 47 पे सारा करना है तो बैठ जाए, आप बैठ जाए, फॉर्म 47 दे दे सबको, 50 पत्नी 60 अरब कितने अरब आपने जाया कर दिए कौम के। अगर मैंडेट ही नहीं मानना, तो ये चीजें इस वक्त है, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल में है, उस पर जानी हमला हो चुका है, अभी तक किसी को पता है कि इमरान खान साहब पे जिन्होंने हमला किया था वो किधर है, वो केस किधर पहुंचा है, और आप वो धरना पत्नी कमीशन को लेके बैठ गए। मैं ये कहता हूं उसमें जिसने गलत किया है उसको सजा दें, लेकिन जो करने वाला काम है, यानी कि जो आज जो मसला है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि आज खुदा ना खास्ता किसी के घर पे आग लग जाए, वो आग बुझाने की बजाय 5 साल पहले जो कोई आग लगी थी आप उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाएंगे, वो ओ भाई ये वाली तो बुझाओ, ये तो मसला हल करो। सही सही। यानी सर, अगर खुदा ना खास्ता आगे अभी कोई अरेस्ट हो जाता है, किसी और के साथ मसला हो जाता है, तो फिर जो आपके अरेस्ट शुदा लोग हैं फिर उनको साइड पे किया जाए और फिर उनका केस देखा जाए। इसकी एक मिसाल ये भी बन सकती है। मुझे बताएं सर, जेल से जो पीटीआई के बानी के बयानात सामने आ रहे हैं हमारे पास, उनसे मंसूब जो बयानात सामने आ रहे हैं, खास तौर पर अस्करी क़यादत के हवाले से, जी इमरान खान साहब की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं उनसे मंसूब होके बेसिकली, तो वो जो अस्करी क़यादत के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं सामने, आप या आपकी पार्टी उन तमाम बयानात की तस्दीक करती है? वो वही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो आ रहे हैं सामने? देखिए,
गिला पराये से नहीं होता, गिला अपने से ही होता है। जो चीजें सामने आई हैं, मैं समझता हूँ उसकी वजाहत बिल्कुल आनी चाहिए। इमरान खान साहब मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं और उनको खदशात हैं उनके अपने हवाले से भी, उनकी जो अहलियां हैं साबिका खातून अव्वल, उनकी जिंदगी के हवाले से भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई खदशात साबिक वजीर आजम साहब की तरफ से सीरियस कंसर्न्स आ रहे हैं, उसकी वजाहत आनी चाहिए ताकि मामला जो है वो क्लैरिटी की तरफ आए। देखें, मुल्क में इस तरह तो नहीं रहना ना। इमरान खान साहब को आप कब तक जेल में इस तरह रखेंगे? जमहूरियत कब तक इस तरह यरगमाल रहेगी? 2/3 अक्सरियत एक जमात ने ले ली, बावजूद इसके कि उसका इंतखाब कहाँ से, वजाहत कहाँ से आनी चाहिए? सब कुछ कर दिया तो क्या मुल्क कैसे जाएगा? देखें जिधर से इमरान खान साहब की जो रिजर्वेशन है, जिस तरफ उनके जो बिल्कुल क्लियर कट इशारे हैं, वजाहत उधर से आनी चाहिए। देखें इस वक्त हुकूमत मौजूद है, आपको कहीं हुकूमत नजर आ रही है? आज उनकी अपनी हुकूमत के सबसे बड़े आप ये चाह रहे हैं अली साहब, आप ये चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब कोई भी इल्जाम लगाते हैं तो उसकी जो जस्टिफिकेशन है या उसकी जो वजाहत है वो ISPR दे, वो जो भी इल्जाम लगाए खान साहब? देखिए कोई भी इल्जाम नहीं है, बड़े संजीदा इल्जामात इमरान खान साहब ने लगाए हैं जिसमें उनके कंसर्न्स हैं, अपनी शरीका हयात की जिंदगी के हवाले से उनके कंसर्न्स हैं, अपने हवाले से उनके कंसर्न्स हैं, कौम का मुस्तकबिल जो देखें इस वक्त इतने बड़े ऑपरेशन में, इतने बड़े एक प्रोसेस से हम गुजर के आए हैं। पूरा मुल्क जो है वो एक इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के आया है। इतने बड़े सवालात खड़े हो गए हैं कि जो मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है वो मैंडेट कहाँ गया? वो जो अवाम ने वोट डाला है वो कहाँ गया? फॉर्म 45 हमारे पास है, जीता कोई और है। इस तरह से देखें मुल्क नहीं चलते। हमें इस वक्त मुल्क को मजबूत करना है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस मुल्क को मजबूत मईशत चाहिए, इस मुल्क की फैक्ट्रियां जो हैं वो चलनी चाहिए, इसकी बिजनेस जो है वो चलने चाहिए, इसके एंटरप्रेन्योर्स, आप जैसे उम्र के जो लोग हैं, जो अब नौजवान अपने फ्यूचर बना रहे हैं, उनको एक होप मिलनी चाहिए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप देखेंगे अली मोहम्मद खान साहब, वैसे ये एक तरीके से और हो सकता था कि जब आपसे पीपल्स पार्टी भी कह रही थी, दीगर लोग भी कह रहे थे कि भाई आप आएं और आके हुकूमत बना लें, उसके बाद आप ये अपने जितने भी चैप्टर्स हैं आप इनको खोलते हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशंस हो जाती, चीजें सामने आ जाती, लेकिन आप लोग उस पर एक ही बात पर रहे कि हमारी जब तक 180 सीटें नहीं आती तब तक हम नहीं हुकूमत में आएंगे, या तब तक हम जो है वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, इलेक्शंस को नहीं मानेंगे। सर जी नहीं, आपके पास एक ऑप्शन था ना सर, उसको एक्सरसाइज किया जा सकता था। मेरी बात तो सुनिए ना, ऐसे नहीं होता कि आप मेरे हक पर डाका डाल लें और वो डाका आप गठली बांध के ले जाएं और फिर मुझे कहें कि आओ आप मुफाहमत करते हैं, बात करते हैं। देखिए जो मसला हुआ है उस मसले को ठीक करना होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप तहरीक इंसाफ के मैंडेट को ले जाएं, उसके बाद आप कहें कि आओ आप जरदारी साहब के साथ बैठ के आप हुकूमत बनाओ। ये इस तरह नहीं होती जमहूरियत। लेकिन सर शायद आप हुकूमत में होते तो जो आज आप मुतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे को इन्वेस्टिगेट करना आप लोगों के लिए खुद ज्यादा आसान होता अगर आप हुकूमत ले लेते। सर मुझे बताएं, शुएब शाहीन साहब आज दावा कर रहे हैं, अली साहब वो कह रहे हैं, सवाल ले लें साथ ऐड कर दीजिएगा, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि हसन नियाजी और उन समय 2 अफराद को जेल से गायब किया गया है, तो वो तो फौज की तहवील में थे सर, उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में चल रहा था, कैसे दावा कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब? ये देखिए ये बात सामने आई है, उनके घर वालों ने इनको इतला दी होगी, तो उसकी अब आप मुझे बताएं कि अगर ये शिकायत आई है, शुएब शाहीन साहब कोई बच्चे तो है नहीं, सीनियर वकील हैं तहरीक इंसाफ के, अब मेन लोगों में से हैं, अगर वो एक चीज वो बात कर रहे हैं तो क्या अब इसकी वजाहत नहीं आनी चाहिए? इसकी वजाहत कौन देगा? आप देंगे? आप तो नहीं दे सकते। जिधर से इशू उठा है उधर से ही देखें जवाब आएगा। आपने कहा, आपने जो सवाल से पहले जो पहली बात की उसकी भी मैं वजाहत कर दूं, आपने कहा कि आप पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में आ जाते तो मसले कैसे मसले हल हो जाते? देखें आपका अपना चैनल है, आपका अपना नाम है, क्या आप एयर वाई और जियो के साथ मिलकर तीनों मिलकर एक ही चैनल बना लें ताकि फिर सब सारा एक ही काम करें? ऐसे कैसे हो सकता है? आपका अपना चैनल है, उनका अपना चैनल है, आपके बीच में एक पेशा वराना रकाबत होगी जो नेचुरल होती है। इसी तरह हर जमात का अपना मैनिफेस्टो है, हर जमात का अपना लीडर है, हमारी तंजीम है, हमारे कारकुन है। हम कोई पीपल्स पार्टी या नून तो है नहीं कि अवाम में निकल के एक दूसरे के खिलाफ नूरा कुश्ती करें और आपस में। सर जब पहले आपने हुकूमत बनाई थी, तो सर उस वो भी तो कोलिशन में थी ना, उसमें भी MQM भी आपके साथ थी, उसमें भी दीगर जमातें आपके साथ थी, तो ये वाली प्रैक्टिस इस दफा भी हो सकती थी। देखें दोनों में फर्क है। पहली बात तो ये है कि इस बार अगर हम हुकूमत बनाएंगे, मेरी तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी और मेरा अंदाजा है खान साहब को जितना अरसा हो गया मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल है अब जब भी वो हुकूमत बनाएंगे वो अपने
फुल मैंडेट के साथ आएंगे। अगर ऐसी कोई हुकूमत में सर अभी शायद ये चेंज हो सकता है, लेकिन देखें उस वक्त जब ये अदम एतमाद का सारा अली भाई सारा जब अदम एतमाद का मामला हुआ था उस वक्त भी जरदारी साहब को आपकी जमात से एक पैगाम पहुंचाया गया था। फिर अभी जब ये सेनेट वाला मामला हुआ तब भी पंजाब में आपने पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बात करके मामला सेटल डाउन किए ना, उसी पीपल्स पार्टी के साथ किए। जरदारी साहब के पैगाम तो बड़े लोडेड होते हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे बचाए, क्योंकि अभी उनकी लपेट में तो मियाँ साहब की फैमिली आई भी है। तो जरदारी साहब तो बड़ा सेफ खेल रहे हैं, खुद सदर बन गए हैं और बेटे को वजीर खारजा की भी उन्होंने प्रैक्टिस करवा दी है, खुद सेफ बैठ के अब पीपल पार्टी को उन्होंने बीच में झोंक दिया है। आज वैसे बड़ा मजा आया जब नहीं सर ये सारी चीजें जानते हुए भी जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त पीएमएलएन अगर उनके निर्गे में है, ये सब जानते हुए भी खान साहब ने अदम एतमाद के वक्त भिजवाया था अपना पैगाम जरदारी साहब को। अली भाई याद करें। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जायज हुकूमत, एक मैंडेट के साथ आई हुई हुकूमत जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी और जिसको खत्म होने में तकरीबन साल सवा साल रह गया था, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश हुई और उसमें यूज हुए जरदारी साहब, उनकी जमात, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, ये सारे मिल के इन्होंने उस जमाने में तो हमारे इस वक्त हमारे कुछ एलाइज भी हैं, वो यार भी उनके साथ थे, सारों ने मिलकर ये किया। देखें, अगर वो थोड़ा सब्र से काम लेते और वो टाइम पूरा होने देते, परफॉर्मेंस पे वोट पड़ता, हो सकता है हम इतनी मेजोरिटी ना ले पाते, लेकिन एक सिस्टम तो चल पड़ता। ये कब सीखेंगे? ये म्यूजिकल चेयर की कहानी सन 88 से शुरू हुई है, मियाँ साहब और बीबी शहीद के बीच में, कभी मियाँ नवाज शरीफ साहब, कभी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, ये आपस में लगे रहे, वो कहानी आज तक ही चला रहे हैं। ये कभी नहीं सीखेंगे कि इनको हुकूमत में आना होता है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। जब हुकूमत में नहीं होंगे कहेंगे वोट को इज्जत दो, जब हुकूमत में आएंगे तो नए नए किस्म की चीजें साथ ले आएंगे। आज किधर गया वोट को इज्जत दो का बयानिया? ये किसका बयान है? हमारा तो नहीं था, किसका था? चेक करें। मोहम्मद खान साहब, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है सर, ये इस्लामाबाद का डी चौक ही होता था। आप लोग ऑपोजिशन में जिस वक्त थे उस वक्त खान साहब रोजाना आते थे और रोजाना एक बात करते थे, अब एम्पायर की उंगली उठने वाली है, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। और सर अब भी ऑपोजिशन में यही ख्वाहिश है आप लोगों की कि हुकूमत खत्म कर दी जाए। देखें, अंपायर का तो अब भी जो है ग्लव्स जो है वो अब भी बॉल ठीक ठाक उन्होंने पकड़ा हुआ है, स्विंग उधर से आ रही है, बॉल दोनों तरफ स्विंग कर रही है, आउट स्विंग इन स्विंग आ रही है। आपने अंपायर की बात की, अंपायर तो ग्राउंड से निकला नहीं है। तो इसलिए तो हम ये बात करते हैं कि भाई मामलात को ठीक करने के लिए सब बैठे, लेकिन पहले लीडर को बाहर निकालें, खान साहब बाहर आए, फिर मुज़ाकरात की बात करें। उनको जेल में डाल के वो पता नहीं, और मैं तो अभी दिन हुए मुझे मौका नहीं मिल पा रहा जाने की, लेकिन आज कोर कमेटी में हमें रिपोर्ट दी गई है हमारे अपने लॉयर्स की तरफ से, कुछ शीशे की दीवारें बना दी गई हैं, कोई पता नहीं कार्डबोर्ड लगा दी। यार इमरान खान है, मुल्क का साबिक वजीर आजम है, वो कोई बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तो नहीं है वो, मतलब उसको तो आपने क्या बना दिया है उसको हिंदुस्तानी खुदा ना खास्ता कुलभूषण यादव है इमरान खान, जिस तरह आप उसको जेल में ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह के माहौल में फिर जरदारी साहब ईद से पहले ऊपर नमक छिड़कते हैं कि आ जाओ। अली भाई, ईद से पहले कुछ लोगों की रिहाई भी हुई है जिन पर फौजी अदालतों में केस चल रहे थे, तो क्या वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे और इस इक़दाम को आप खुशाइन समझते हैं? देखें वो जो बच्चे थे वो इस कौम के बच्चे थे, जिसके भी कारकुनान थे वो इस कौम के बच्चे थे। उनकी फैमिलीज में से बहुत से हमारे लोग मिले हैं, मेरे इलाके में जो थे, हम उनसे उनकी फैमिली से जाके मिले हैं। उनको बेसिकली उनको सजा एक तरह से सुनाई गई है, जो वक्त उनका जेल में गुजरा है वो एक तरह से उनकी सजा को कंसिडर किया गया है। वो नौजवान अब सजा के साथ निकले। देखें, हमारी इस मुल्क में एक तारीख रही है, हमने इस मुल्क में दहशतगर्दों से भी बात की है, दहशतगर्द फरारियों से बात की है, BLA वालों से बात, जिन्होंने असला रखा उनको हमने कौमी दायरे में लाने की बात। ये कौम के बेटे हैं, कौम की बच्चियां हैं, जिनसे कुछ से अगर कोई गलती हो भी गई है उनको आप मौका दें वापस कौमी दायरे में आने की। तहरीक इंसाफ ने तो किसी को नहीं कहा कि आप जाके कौमी इंस्टॉलेशन जलाएं या कुछ करें, लेकिन एहतजाज में कुछ लोगों से गलती होगी। मैं ये नहीं डिफेंड कर रहा कि उन्होंने सही किया, जिनसे गलती हुई है उन्होंने बहुत सी सजा भी भुगत ली है। अब मेरा नुक्ता यह है कि 9 मई से ये मुल्क आगे जाए, जिन लोगों से गलतियां हुई हैं उन्होंने सजा भी भुगती है, उनको कौमी दायरे में लाने की कोशिश करें, वापस लाने की कोशिश करें। ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, ये दहशतगर्द नहीं है, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत की माँ पे कोई यूज नहीं हुआ। एक एहतजाज में कुछ लोग गलत तरफ चले गए, लेकिन पार्टी की पॉलिसी ये थी कि कभी भी आपने पुरअमन एहतजाज में तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार करना। हमेशा तहरीक इंसाफ पुरअमन रही है और आइंदा भी पुरअमन रहेगी। नहीं अली भाई, चले ये अब जो आप बात कर रहे हैं तो फिर ये तो माने ना कि गलती से ही हुई,
अनइंटेंशनली हुई, लेकिन ये गलती हो तो गई ना तहरीक इंसाफ से। अगर गलती को तस्लीम करते हैं, उस पर शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, तो फिर ही तो आगे बात बढ़ेगी ना सर। नहीं नहीं, देखें इस तरह नहीं है, इसको आप किसी और पे राय में रख रही हैं। तहरीक इंसाफ से गलती नहीं हुई, एहतजाज हमारा हक है, कल को हम फिर भी एहतजाज करेंगे। कल भी हमने असेंबली में किया है। अब एहतजाज में कुछ लोगों ने अगर एक्सेस किया है, जब एक बहुत बड़ी तादाद में दुनिया आती है, उसमें कुछ कमांडर के घर के बाहर करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो पीटीआई के हुक्म पे उन्होंने ये किया हो या पीटीआई की पॉलिसी पे उन्होंने किया हो। कोई भी नहीं कहता कि हसास जगहों पे एहतजाज जो है और उस कोई गलत हरकत जो है वो जायज है, कोई इसको डिफेंड नहीं करता। पीटीआई के सारे रहनुमा कोर कमांडर्स के घर के बाहर, आर्मी इंस्टॉलेशंस के बाहर क्या कर रहे थे सर? वीडियोस मौजूद हैं जिसमें पीटीआई के अपने रहनुमा जीएचक्यू जाने की बातें कर रहे थे सर। देखें, बहुत से लोगों, इंडिविजुअल लोगों से गलतियां हुई हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, तनबीह भी करती है, माफ भी करती है। बहुत से लोगों ने तकलीफ सही है, अब उसके बाद अब आगे जाना है कि नहीं जाना, या 9 मई का असीर बन के रह जाना। इस मुल्क में तो बड़े बड़े 9 मई से बड़े वाकयात नहीं हुए। आर्मी एग्जैक्टली भाई, मैं भी तो यही बात कर रही हूँ। मैं भी तो यही बात कर रही हूँ सर, रियासत वाकई माँ की तरह होती है, लेकिन अगर गलती हो गई है तो उस गलती को तस्लीम किया जाए, उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया जाए और अली भाई आगे बढ़ा जाए। आप मुझे ये बताएं, आपकी फरमाइश पे तो मुल्क नहीं चल सकता ना। कौम ने सब कुछ देखा, इस कौम ने सब कुछ देखा, उसके बावजूद 8 फरवरी को निकल के कौम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट दिया। अब उसकी सजा कौम को दे रहे हैं। क्यों मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया? क्यों हमारे लोगों को जो है उनको फिर जमहूर के फैसले को मानना पड़ेगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि हर तरफ से लोगों से गलतियां हुई हैं। क्या एस्टैब्लिशमेंट से नहीं हुई? 3 बार जो आईन तोड़ा है वो किसने तोड़ा है? अब क्या करें? हम गर्दन पकड़ के बैठ जाएं? अब मुल्क आगे नहीं जाना? तो अगर उन वाकयात से मुल्क आगे बढ़ा है तो हम ये कह रहे हैं कि 9 मई से भी अब आगे बढ़े, इमरान खान साहब बाहर आए, असीरान बाहर आए, मैंडेट की वापसी हो, कोई मुल्क आगे चलाने की बात करें, कोई इन्वेस्टमेंट की आप बात करें, कोई बिजनेस की बात करें, कोई स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर करने की बात करें, कोई डेवलपमेंट की बात करें, या बस एक ही पार्टी के पीछे पड़ के पाकिस्तान को इस दहश पे इमरान। ठीक सर, मुझे बताइए, शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान दिया सऊदीया के खिलाफ। अली भाई, पार्टी ने उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया, बानी पीटीआई ने भी इस बात की तरदीद कर दी, लेकिन क्या ये काफी है कि उसके बाद उनको एक जिम्मेदारी भी दे दी गई कि जितने इलेक्शन, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसको तमाम जगहों को जाके लुक आफ्टर शेर अफजल मरवत साहब ने करना है, चेयरमैन भी उन्हीं को ही बना दिया है पीएससी का? दोनों चीजें डिफरेंट चीजें हैं। वो एक अलहदा बात है, ये जो सऊदी के हवाले से उनका बयान था उससे पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस किया है। बाकी उनको पार्टी अगर कुछ और उमूर में रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो वो तो पार्टी का इंटरनल मैटर है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि समा न्यूज पे आप क्यों बैठी हैं तो कोई जैद बकर उमर क्यों नहीं बैठा, हुआ तो समा न्यूज की। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये काफी है कि पार्टी के जो दीगर लोग हैं वो लाताल्लुकी का ऐलान कर दें, दैट्स इट? नहीं, इस पे कोर कमेटी में चीजों को देखा जाता है और आज भी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और उन चीजों पे खदशात का इजहार भी किया जाता है कि पार्टी के इंटरनल मैटर जो है वो बाहर डिस्कस ना हो और हसास मामला जो हैं वो बगैर मशवरे के इस तरह से हसास चीजें बाहर डिस्कस ना हो। ये नहीं है कि इस पे अंदर कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब वो बात है मैं मीडिया पे बैठ के कहूँ वो मुनासिब नहीं है, लेकिन इसका नोटिस लिया गया है। अच्छा अली भाई, इतवार को परसों होना है ज़िमनी इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही जितनी आप पिछली बार थे, और इस बार तो आप लोगों की मुश्किलात भी वैसी नहीं है जितनी आपकी पिछली इलेक्शन में थी, तो इसकी क्या वजह है सर? देखिए, हमारी जो लोकल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लोगों को मसले बड़े पड़े हैं, उनको इजाजतें नहीं मिली, उनको कॉर्नर मीटिंग्स की इजाजतें नहीं मिली, हमारे लोगों को जो है वो रैलीज की इजाजतें नहीं मिली, और उसके साथ साथ दफा 144 का तोहफा भी मिला है। 21 को इलेक्शन है, दफा 144 लगाने की क्या मंतक है? इलेक्शन देखें, इलेक्शन के दिन इसका ये तो अजीब सी बात है। ये तो ऐसी बात है कि आप चैनल चलाएं लेकिन कैमरे बंद कर दें, तो बगैर कैमरे के चैनल कैसे चलेगा? तो बगैर अवाम के इलेक्शन कैसे होगा? अगर आपने दफा 144 फिलहाल सर मुझे शो क्लोज करना है भाई, शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हो गया इंशाल्लाह, नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।